नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 22 में। मैं अभिषेक सिंह एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का विराम चिन्ह को लेकर, जिस पे आज बखूबी चर्चा होगी और मैं बारीकी से आपको एक एक विराम चिन्ह के बारे में बताऊँगा। तो इससे पहले मेरा टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक मोटिवेशन कोट जो आप लोगों के लिए ले आया हूँ। तो आइए मोटिवेशन स्टार्ट किया जाता है। अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपनी कर्मों से एक नई विश्वास पैदा कर, अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपनी कर्मों से एक नई विश्वास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने हर एक कदम पे नया विश्वास पैदा कर, नया विश्वास पैदा कर। तो साथियों, इसी विश्वास के साथ मैं आपको अब विराम चिन्हों का प्रयोग बताऊंगा कहाँ कहाँ होता है। देखिए, विराम चिन्ह और कंपटीशन एग्जाम में उतने महत्वपूर्ण नहीं है, एक आध नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको लेखन साहित्य में या किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो कैसे आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, विराम चिन्हों का अगर प्रयोग आप नहीं सही से करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ होते हुए देखिए कैसे हो जाता है। मैं आपको एक पहले वाक्य के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आइए, मैं एक वाक्य लिखता हूँ। ये वाक्य है, रोको मत जाने दो। वाक्य है मेरा, रोको मत जाने दो। लेकिन जैसे ही मैं इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया, मान लीजिए मैंने विराम चिन्ह रोको के बाद लगा दिया, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, तो इसका अर्थ है रोको मत जाने दो। मतलब एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से कहना चाहता है कि उसे रोक दीजिए, उसको जाने न दिया जाए। लेकिन जैसे इस विराम चिन्ह का प्रयोग मैं वहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ कि रोको मत जाने दो, तो इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा कि उस व्यक्ति का कहना है कि उसे आप न रोकिए, उसको आप जाने दीजिए। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि विराम चिन्ह अपने आप में कितना महत्व रखता है, कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि विराम चिन्हों का प्रयोग करने से आपको अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, अगर आप सही और सटीक प्रयोग करते हैं तब। तो आइए इसी विराम चिन्हों का प्रयोग हम करना आपको सिखाते हैं, कहाँ कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग जानने को सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसका सही प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए ये कोई नहीं जानता। तो आइए उस विराम चिन्ह के बारे में हम बताने से पहले आपको बता देते हैं कि विराम चिन्ह का क्या मतलब है। देखिए, जैसे आप किसी काम को करते समय, आपको कार्य करते करते जब थक जाते हैं तो आपको एक आराम की आवश्यकता होती है। आप सोचते हैं कुछ समय मैं यहाँ पे ठहर लूँ, आराम कर लूँ, उसके बाद मैं अगला कार्य करना स्टार्ट करूँगा। उसी प्रकार विराम चिन्ह भी यही है। जब वाक्य को आप पढ़ते जाएंगे, कोई बड़ा पैराग्राफ हो, बड़ा चैप्टर हो, तो उसको पढ़ते समय आपको कहीं ना कहीं बीच में रुकना पड़ता है। वही जहाँ पे रुकना पड़ता है उसी को विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ आपका ठहराव है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना है। तो आइए मैं देखता हूँ कुल कितने विराम चिन्ह हैं, उन पे एक एक पे चर्चाएं करेंगे हम लोग। देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 है। मैं आपको
विराम चिन्ह जो भी बताऊंगा वो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ही बताऊंगा, हाँ, जिसमें मैं 20 विराम चिन्हों का आपको वर्णन करूंगा। तो आइए प्रत्येक को देखा जाता है। पहला हमारा विराम चिन्ह होगा अल्प विराम। इसको हिंदी में कॉमा कहते, इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। इसका चिन्ह जो बनता है वो चिन्ह कुछ इस प्रकार से है। अल्प विराम, जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, अल्प का मतलब हल्का, थोड़ा सा। जब किसी वाक्य को पढ़ते समय हमें बहुत कम देर के लिए, थोड़ी समय के लिए अगर कहीं रुकना पड़ता है तो उसी को अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज़्यादा हिंदी में किया जाता है। अगर विराम चिन्हों की पूरी बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग देखेंगे अक्सर लोग करते हैं, लेकिन कहाँ करना चाहिए ये मैं आपको समझाने के लिए आज इस क्लास में उपस्थित हूँ। तो इसका मतलब है जब किसी वाक्य को पढ़ते समय हमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, उसे ही अल्प विराम कहते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य को पढ़ते समय अगर कहीं भी हमें अल्प समय के लिए, कुछ थोड़ी सी समय के लिए रुकना पड़ता है, उसे ही अल्प विराम कहते हैं। जैसे इसका प्रयोग अगर कई संज्ञाएं हों, कई नाम हों, उनके बीचों में, हाँ, ऐसे में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाता है। जैसे राम, कौमा, लक्ष्मण दोनों भाई थे या भाई हैं। तो देखिए, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, तो दोनों का प्रयोग करते समय मैंने राम और लक्ष्मण के बीच ये अल्प विराम का चिन्ह लगाया हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक के आपको पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, जिससे अर्थ का अनर्थ ना हो। अगर मैं इस कामा को हटा दूँ, मैं पढ़ूँ राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, तो देखिए पढ़ने में तो आ रहा है, लेकिन जो अर्थ का है वो अनर्थ हो जाएगा। तो आप देख लिए अल्प विराम चिन्ह, इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप निश्चित से कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपका पूरा डाउट दूर करने का प्रयास करूँगा। आगे अगले विराम चिन्ह का बात किया जाता है। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। जिसको हम सेमीकोलन कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो मतलब अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी दे दी जाती है, उसी अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। अर्ध विराम चिन्ह का मतलब देखिए, अर्ध का मतलब आधा, विराम का मतलब विराम, यानी जो अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, उसी को अर्ध विराम कहते हैं। जहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं
और जहाँ पे अर्ध विराम लगाते हैं उसी की बीच की ये पंक्ति है, वहाँ पे आपको अर्ध विराम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अर्ध विराम को पूरी बखूबी हम देखते हैं। जहाँ अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़े कम समय के लिए ठहराव हो, उसे ही अर्धविराम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है सूर्योदय कामा अर्धविराम लगाएंगे और फिर उसके बाद सूर्योदय हो गया। एक वाक्य अपना यहाँ पे पूरा हो गया, सूर्योदय हो गया। उसके बाद अब अर्धविराम लगाएंगे और उसके बाद आगे का लिखेंगे, चिड़िया उड़ने लगी। जैसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा कि सूर्योदय हो गया, चिड़िया उड़ने लगी, तो देखिए एक सेंटेंस तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि सूर्योदय हो गया। और फिर दूसरा सेंटेंस जैसे मुझे स्टार्ट करना पड़ा, उसके पहले यानी इन दोनों सेंटेंसों के बीच में मुझे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है कि सूर्योदय हो गया और चिड़िया अब क्या है, उड़ने लगी। तो आपको अर्धविराम अल्पविराम दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ अगले टॉपिक, मतलब अपना जो दूसरा विराम चिन्ह है उसको मैं चर्चा करूँगा। अगला है मेरा पूर्ण विराम, इसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। और देखिए इसका चिन्ह इस प्रकार खड़ी पाही होती है। खड़ी पाही को पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग जब किसी वाक्य का पूरा अर्थ अगर निकल रहा हो तो उसी का जो पूरा अर्थ निकलता है उसके अंतिम में जाके जहाँ हमारा वाक्य समाप्त होता है उसी में हम विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। वहीं पे हमारा पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, राम घर जाता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम घर जाता है। मैंने इसके बाद में देखिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग ऐसे जगह किया जाता है जहाँ कहीं भी आपको पूरा वाक्य एक पूर्ण रूप से दिखे और उसका अर्थ भी दिखे, उसी को पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। अब देखिए अगला विराम चिन्ह मैं आपको बताऊंगा, अल्प विराम चिन्ह।
अगला है हमारा उप विराम चिन्ह। इसका सिंबल कुछ ऐसे डबल बिंदी की तरह होता है। उप विराम चिन्ह का प्रयोग जब किसी कथन को अलग दर्शाना होता है, वहीं पे हमें उप विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ प्रदूषण, उप विराम चिन्ह का प्रयोग एक अभिशाप है। मैंने कहा कि प्रदूषण एक अभिशाप है, तो जैसे ही मैंने इस अर्थ को अलग दिखाने की कोशिश की तो प्रदूषण एक अभिशाप है। इन दोनों के बीच में देखिए मैंने उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इसको आप भी समझ गए होंगे कि उप विराम चिन्ह किसे कहते हैं, चिन्ह कौन सा होता है। अगला हमारा विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह का मैं बात करूं तो आपने जैसे देखा कि पूर्ण विराम चिन्ह जो ऐसे खड़ी पाई होती है, इसी के नीचे जस्ट एक बिंदी आप लगा देंगे, यही विस्मयादि बोधक होती है। तो आप विस्मयादि बोधक के बारे में समझ लीजिए। विस्मयादि बोधक का प्रयोग ऐसे जगह किया जाता है जब कहीं हम खूब अत्यधिक प्रसन्न, हर्ष, उल्लास, अत्यधिक कष्ट, घृणा या किसी से आप नफरत करते हैं, तो उस जगह पे आपको जहाँ लगाना चाहिए वहाँ ये विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे वाक्य है वाह, वाह विस्मयादि बोधक, वह कितनी सुंदर है। जैसे अक्सर देखते होंगे आप भी, कोई कहीं भी जाता है एक दूसरे की तारीफों में लगे रहते हैं। किसी लड़के ने एक सड़क पे एक लड़की को देखा, कहा वाह वो कितनी सुंदर है, तो उसमें जो वाह किया, ये चीज़ वहाँ खुशी की है। तो खुशी की जगह पे आपको जहाँ लगाना होगा वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये आश्चर्य के प्रकट करने के लिए भी, और तमाम जैसे जो भी इच्छाएं, भाव जो भी प्रकट करते हैं, भाववाचक संज्ञाओं के साथ इसे लगाया जाता है। अब मैं अगले चिन्ह जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग आपको बताता हूँ कहाँ कैसे करना चाहिए। अगला मेरा विराम चिन्ह होगा प्रश्नवाचक। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे दो के प्रकार का होगा और नीचे एक बिंदी रहती है, इसको एक क्वेश्चन मार्क कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग जहाँ कभी प्रश्न पूछने का ऐसा भाव प्रकट हो, जैसे ये लगे कि कोई सामने वाला प्रश्न कर रहा है, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग भी निरंतर टीवी पे देखे होंगे, एक ऐड आता है, क्या आपके भी दांतों में झंझनाहट है। जैसे ही वो पूछती है क्या आपके भी दांतों में झंझनाहट है, तो वहाँ आपसे उसने क्वेश्चन किया है, उसने आपसे प्रश्न पूछा है कि क्या आपके भी दांतों में झंझनाहट है, तो वहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से उसी वर्ड को ले लेता हूँ। क्या आपके भी दांतों में
जैसे ही मैंने वर्ड लिखा, क्या आपके भी दांतों के क्या आपके भी दांतों में झंझनाहट है, तो लास्ट में जो हमारा उस वाक्य के बाद प्रयोग होगा वो क्वेश्चन मार्क प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे तमाम लोग आपसे प्रश्न करते होंगे, ये बताइए आप क्या कर रहे हैं, तो उसने आपसे प्रश्न पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका जो वाक्य होगा उसके लास्ट में जो प्रयोग होगा वो यही प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कोष्टक। देखिए कोष्टक क्या होता है। हिंदी में कोष्टक 3 होते हैं, लेकिन मैथ में 4 होते हैं। देखिए एक ये कोष्टक होता है, ये छोटा, ये मझला और ये बड़ा। ये 3 प्रकार का कोष्टक है। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग और अधिक अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्यांशों को अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको जहाँ कम जगह लगे वहाँ पे आप छोटा कोष्टक का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे एक कोष्टक का प्रयोग आपने कर लिया छोटा वाले का, तो उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी लगाना चाहिए, अगर वैसा वाक्य हो तो वहाँ महिला कोष्टक, सबसे लास्ट में जाके आपको बड़ा कोष्टक लगाना होगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में है। मैंने जैसे ही लिखा धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में है, तो मुझे यहाँ पे कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करना होगा। मैं यहाँ पे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करूँगा, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में हैं, तो इसलिए यहाँ पे छोटा वाले कोष्टक का मैंने प्रयोग किया है। अब देखिए अगला आपका जो है विराम चिन्ह, वो योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है। देखिए योजक चिन्ह दो तुलनात्मक पदार्थों के बीच में, दो तुलनात्मक वस्तुओं के बीच में या विपरीतार्थक अर्थ देने वाले जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कहलाते हैं। इसमें सभी के सभी द्वंद्व समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके माता पिता, दिन रात और तमाम प्रकार के ऐसे सभी चीज़ जो इस मतलब योजक चिन्ह में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। मैंने लिखा दिन और रात, या मैंने लिख दिया रातों रात। जैसे मैंने लिख दिया दिन रात, वह व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, तो उसके बीच में आपको एक योजक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा, जहाँ दिन और रात के बीच में वह रातों रात करोड़पति हो गया, वह व्यक्ति रातों रात करोड़पति हो गया। इन दोनों के बीच में आपको देखेंगे तो एक योजक चिन्ह दिखाई देता है। उसी योजक चिन्ह को योजक चिन्ह कहलाते हैं। इनका प्रयोग आप अक्सर करके द्वंद्व समास, जब मैं समास आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कौन कौन सा समास है। अभी फ़िलहाल में ये जान जाइए कि जितने भी द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, जितने भी झगड़ा जैसे आपस में ये लगता है कि एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे हों वहीं पे, या विपरीत अर्थ दे रहे हों, तो वहीं पे आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब मैं अगले विराम चिन्ह की तरफ चल रहा हूँ।
हमारा है अगला विराम चिन्ह उद्धरण। ये देखिए दो प्रकार के होते हैं उद्धरण चिन्ह आपके, दो प्रकार के होते हैं। पहला एकल उद्धरण और दूसरा द्विकल उद्धरण। इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ, पहला और दूसरा। ये पहला हो गया एकल उद्धरण और दूसरा आपका द्विकल उद्धरण। एकल का मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा, द्विकल उद्धरण का मतलब डबल इन्वर्टेड कामा। जब किसी की द्वारा कही गई कथन या वाक्यांश को ज्यों का त्यों हम अगर लिखते हैं तो उस समय जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे ही हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे मुझे या आपको भी याद होगी, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। मैंने जैसे ही वाक्य में लिखा करो या मरो, उसके बाद डैश करके मैंने लिख दिया महात्मा गांधी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रयोग होगा वो एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, या द्विकल भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने महात्मा गांधी के द्वारा कही गई कथन को ज्यों का त्यों बिल्कुल लिख दिया, उसी को उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला हमारा विराम चिन्ह जो है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का जो सिंबल होता है वो जीरो के आकार का होता है। लाघव चिन्ह को आप देखेंगे, जैसे किसी भी बड़े शब्द को अगर हमें छोटे शब्दों में लिखना हो, जो भी विदेशी शब्द होते हैं अक्सर करके हमको बड़े दिखाई देते हैं, उनको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, तो उस समय मुझे लाघव चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे, आप लिखते हैं कहीं डॉक्टर, डॉक्टर को ऐसे लिखते हैं, लेकिन जैसे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो हम डॉक्टर को ऐसे भी शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये भी आपका डॉक्टर ही कहलाता है, ये भी आपका डॉक्टर ही कहलाता है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द को शॉर्ट करने के, मतलब छोटे से छोटा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखें उत्तर प्रदेश, हम भी भैया उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो मैंने उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दी है। इसमें उत्तर प्रदेश को आपने देखा होगा, बस ऊ बना के जीरो और पूरा बना के जीरो ऐसे लिख दिया जाता है। तो जहाँ भी ये जीरो लगाया जाना है इसी को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। तो आपको अभी तक जितने मैंने विराम चिन्ह बताया होगा उसको आप बखूबी समझे होंगे। तो मैं अब अगले चिन्ह की तरफ चलता हूँ। अगला विराम चिन्ह हमारा होगा पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक, इसका देखेंगे आप, जैसे डबल डैश करके ऐसे ऐसे किया जाता है। पुनरुक्ति सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग देखिए, जब किसी भी वर्ड को मैंने अगर गद्यांश पढ़ते वक्त या आप लिखते समय, जैसे देखते हैं कोई भी वर्ड अगर ऊपर आपका सेम लाइन में सेम मैच करता है तो उसके नीचे आप यही चिन्ह लगा के और उसके बाद आप सीधे आगे निकल जाते हैं, आप उस वर्ड को दोबारा लिखते नहीं। तो इसी वर्ड को ही पुनरुक्ति सूचक कहा जाता है। जैसे मैं लिख दूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय
मैं लिख दूं नालंदा। मैं विश्वविद्यालय की जगह अब सीधे पुनरुक्ति सूचक का भी चिन्ह अगर लगा दूं तो ये आप समझ जाएंगे। मैंने ऊपर लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और नीचे लिखा है नालंदा, और विश्वविद्यालय की जगह मैंने पुनरुक्ति सूचक शब्दों का चिन्हों का मतलब प्रयोग किया है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पुनरुक्ति सूचक ऐसे जगह प्रयोग होता है जहाँ कहीं एक ही वाक्यांश के कुछ शब्द रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, उसी की जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने एक चीज लिखा, रेखांकन। रेखांकन यह ऐसा विराम चिन्ह है, इसका सिंबल डैश के जैसे होता है। ये किसी भी वाक्य के कुछ शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, उनको अंडरलाइन करने के लिए, उनको इंगित करने के लिए, संकेतक करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिख देंगे हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कल आपको स्वर और व्यंजन का वीडियो दोनों मिला होगा, आपने बहुत ही स्नेह और प्यार दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो मैंने एक वाक्य लिखा हूँ कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। तो मुझे अब यहाँ पे जो कुल 11 स्वर हैं ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया। इसी को ही रेखांकन कहा जाता है। तो इस विराम चिन्ह को आप समझ गए होंगे। दूसरा विराम चिन्ह है हंस पद। हंस पद को ही अन्य नाम से भी जाना जाता है, विस्मरण या त्रुटिपूर्ण। ये जो चिन्ह होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। जोकर की टोपी जो होती है, जोकर की टोपी के ऊपर की जो आकार होती है एकदम सेम वैसे हंस पदों का चिन्ह भी होता है। तो इसको जब वाक्य में लिखते या पढ़ते समय आपका कहीं कुछ छूट जाता है, कुछ भूल जाते हैं, उसी को पुनः उसी वाक्य की जगह लिखने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मैंने वाक्य लिखा, राम मैंने वाक्य लिखा राम जाएगा। वाक्य तो मुझे कंप्लीट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ मुझे नहीं समझ में आ रहा। राम जाएगा, आखिर राम कहाँ जाएगा? कुछ तो मैंने इसमें गलती की है। तो मुझे याद आया, ओ राम कहाँ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रयागराज। इस विराम चिन्ह का जैसे प्रयोग करके मैंने उसके ऊपर लिख दिया कि राम प्रयागराज जाएगा। अब ये वाक्य अपने आप में एक पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है, जिससे कि आप समझ सकते हैं राम कहाँ जाएगा, तो राम प्रयागराज जाएगा। इसको भी आप समझ ही गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपको जो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ था, 20 के 20 आपको पूर्णतः सही से एकदम बताया हूँ, बारीकी से एक एक विराम चिन्ह का वर्णन किया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर जल्दी आपसे मिलेंगे अगले न्यू टॉपिक के साथ, कोई अच्छी सी क्लास होगी। थैंक यू सो मच।